हाँ, सारे असाइनमेंट बन गए सबके। तो एक बार चेक करो कैसे कैसे करना था। असाइनमेंट क्या था? रन टाइम पे 3 नंबर लेना था। तो रन टाइम पे हमने 3 नंबर ले लिया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कैसे किया। अब मैं क्या करूँगा? एक मैंने लार्ज नाम का, एक मैंने फोर्थ वेरिएबल ले लिया। और मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट है। उसके बाद फिर मैंने कंडीशन लगाया कि ये बी की वैल्यू अगर लार्ज से बड़ी है तो लार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए। और अदर सी की वैल्यू अगर लार्ज से बड़ी है तो लार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, सी हो जाए। तो बिना कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए हमने लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया। कुछ इस तरह से आप लोगों को करना था। लॉजिक समझ में आया? नोट कर लो। अब इसका एडवांटेज ये है कि दो ही इफ से आपका काम हो गया। इसी असाइनमेंट को कल मैंने 3 अलग अलग इफ से बनाया था, और वहां पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया था। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको यूज नहीं करना है ना? तो ये लॉजिक सबको समझ में आया? ऐसे ही बनाया था आप लोगों ने? हम्म। कुछ और था? तो यहाँ पे दो ही इफ से आपका काम हो गया। नोट कर लो। इस 3 लाइन को भी आप ऑप्टिमाइज करके एक लाइन में कर सकते हो, बताया था, मैप का यूज करके, है ना? तो कोड को आप जितना ऑप्टिमाइज करना चाहो उतना आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बात सबको समझ में आ रही है? नोट कर लो। बात मत करो। तो पहला असाइनमेंट सबको समझ में आ गया कैसे करना था? दूसरा असाइनमेंट क्या था? हम्म।
ट्रायंगल का तीन साइड इनपुट करना था और चेक करना था कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, स्केलीन है, या फिर आइसोसेलेस। तो इसमें आपको आइसोसेलेस वाले में प्रॉब्लम आई होगी। इक्विलेटरल और स्केलीन का तो बना लिया होगा, आइसोसेलेस वाले में प्रॉब्लम आ रही होगी ना। तो कैसे करेंगे एक बार देख लो। ये हो गया यहाँ तक। अब दूसरे असाइनमेंट के लिए हम करेंगे क्या, रन टाइम पे हम तीन साइड इनपुट करेंगे। इंटर्स साइड वन, इंटर साइड टू, और इंटर साइड थ्री। S1, S2 और S3। रन टाइम पे हमने तीन साइड ले लिया। अब मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, S1 S2 के बराबर है, S2 S3 के बराबर है, और S3 S1 के बराबर है। तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो उस केस में ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। तो ये तो बन गया होगा आप लोगों का, ऐसे ही बनाया था। फिर S1 नॉट इक्वल टू S2 एंड S2 नॉट इक्वल टू S3 एंड S3 नॉट इक्वल टू S1। तो अगर आपका तीनों अगर अनइक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, स्केलिंग। तो ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा। हाँ, ये तीसरे वाले में आपको प्रॉब्लम आई होगी, है ना। तीसरे वाले में कुछ लॉजिक ये लगाना था कि कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है। तो S1 S2 के बराबर है एंड S2 नॉट इक्वल टू S3। फिर हम और ऑपरेटर लगाएंगे, S2 S3 के बराबर है और S3 नॉट इक्वल टू S1। फिर और ऑपरेटर आएगा, S2 इक्वल इक्वल टू, नहीं, S3 इक्वल इक्वल टू S1 एंड S1 नॉट इक्वल टू S2। तो तीनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल होता है तो ट्रायंगल क्या दिखा दे, आइसोसेलेस। कुछ ऐसे करना था, समझ में आई बात। तो तीसरे वाले में प्रॉब्लम आई होगी, नोट कर लो। तो हमें कुछ लॉजिक ऐसा लगाना था कि तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल, तीनों साइड अनइक्वल है तो स्केलिन, और कोई भी दो साइड इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है तो आइसोसेलेस, है ना। लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ पे एंड और दोनों साथ साथ यूज करना पड़ेगा। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है। तो दोनों असाइनमेंट समझ में आ गया कैसे करना था।
मतलब तो भी काम हो जाएगा। तो देने में प्रॉब्लम क्या है? आप अगर दे देते हो तो आगे कोई कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहां पे वो फेल करे। ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो देखो, लॉजिक ऐसा बनाना होता है कि हर सिचुएशन में काम करे। तो प्रॉपर काम कर रहा है। और कोई भी दो साइड इक्वल। हर तरह से काम कर रहा है। लिख लो। तो हमारी सिचुएशन यही थी। क्वेश्चन ये था कि अगर तीनों साइड अगर इक्वल है, यानी कि S1 S2 के बराबर है, S2 S3 के बराबर है, S3 S1 के बराबर है, तीनों साइड अगर इक्वल है, तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। और अगर तीनों अनइक्वल है, मतलब S1 S2 के बराबर नहीं है, S2 S3 के बराबर नहीं है, S3 S1 के बराबर नहीं है, तीनों अगर अनइक्वल है, तो क्या होगा? स्केलिंग। और आइसोसेलेस के केस में कोई भी दो साइड इक्वल और तीसरा अनइक्वल। ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा? आइसोसेलेस हो। तो लॉजिक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी अगर हो, तो मैसेज क्या दिखाते? आइसोसेलेस। इतना क्लियर? तो दोनों असाइनमेंट सबको समझ में आ गया कैसे करना था। तो मेन आपको इस वाले में प्रॉब्लम आई होगी। ये वाला तो आपका बन चुका होगा। ठीक है। चलो, तीसरा असाइनमेंट क्या था? हाँ, क्या लेना था? ठीक है, तो ये बना था। कैसे बनाया? तो स्पेशल सिंबल का क्या बनाया? हाँ, ये और किसी ने बनाया? तो इस तीसरे वाले हैं, फंक्शन तो यूज ही नहीं करना। फिर लॉजिक क्या बनाया आपने? फंक्शन तो यूज नहीं करना था। अब इस थर्ड वाले असाइनमेंट को करने के लिए मैंने आप लोगों को अस्काई वैल्यू बताई थी। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा, अस्काई वैल्यू याद नहीं होगा, तब तक बनेगा नहीं। स्काई वैल्यू का फुल फॉर्म मैंने बताया था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो मैंने बताया था कि कैपिटल A to Z का जो स्काई वैल्यू होता है वो 65 से 90 होता है। स्मॉल A to Z का 97 से 122। 0 to 9 का 48 से लेके 57। और बाकी का स्पेशल सिंबल होता है। तो स्पेशल सिंबल का 0 से लेके 47, फिर 58 से लेके 64, फिर 91 से लेके
96, 123 से लेके 127। तो ये रेंज नोट कर लो पहले। तो जब तक आपको ये रेंज याद नहीं होगा तब तक इस असाइनमेंट्स को आप नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ इसमें आपको पाइथन में दो फंक्शन मिलेंगे। एक ओआरडी नाम का फंक्शन होता है। ओआरडी का मतलब होता है ऑर्डर। इट इज यूज फॉर टू कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू अस्काई वैल्यू। और एक फंक्शन मिलेगा आपको CHR। CHR का मतलब कैरेक्टर। तो इट इज यूज फॉर टू कन्वर्ट्स वैल्यू टू कैरेक्टर। तो जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप थर्ड वाले असाइनमेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना होगा। तो मैंने बताया था कि जो सिस्टम होता है वो ABCD नहीं समझता है, बेसिकली अस्काई वैल्यू को समझता है। इसका मतलब अगर हमारा कैरेक्टर 65 से 90 के बीच में अगर होता है तो वो कैपिटल लेटर होगा। 97 से 122 के बीच में अगर होता है तो स्मॉल लेटर होगा। 48 से 57 के बीच में अगर होगा तो 0 to 9 नंबर होगा। आ गई बात समझ में? तो अब मैं इसी के बेस पे कुछ कंडीशंस बनाऊंगा। इतना सबको समझ में आ गया? नोट कर लो पहले इसको। उसका काम ही होता है। ठीक है। अब वैल्यू का मतलब अस्काई वैल्यू तो होगा। अब देखिए कैसे बनेगा। इतना समझ में आ गया सबको? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रन टाइम पे कैरेक्टर इनपुट करूंगा। अब जो मैं कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ वो स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। अब उस स्ट्रिंग को पहले मेरे को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। ORD फंक्शन यूज कर लिया। इसका मतलब अगर मैं प्रिंट करके जब CH को डिस्प्ले करूंगा तो अगर मैं कैपिटल A देता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? 65। कर रहा है काम? अगर मैं कैपिटल B दूंगा तो 66। काम कर रहा है? अगर मैंने स्मॉल b दिया तो 98। स्काई वैल्यू दे रहा है। तो जब आपका ये हो गया तो अब मैं लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर CH की वैल्यू 65 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90, तो 65 से 90 के बीच में अगर होता है तो हमारा कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल लेटर। अब तो लॉजिक समझ में आ रहा है।
हम्म। तो अगर आपका कैरेक्टर 65 से 90 के बीच में अगर होता है तो वो क्या होगा? और अगर ये 97 से 122 के बीच में अगर होता है तो फिर क्या होगा? स्मॉल लेटर। यही तो करना था। और अगर आपका ये कैरेक्टर 48 से लेके 57 के बीच में अगर होता है तो फिर क्या होगा? नंबर। तो अब आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया। और स्पेशल सिंबल के केस में 3 बनेगा। सबसे पहले 0 से लेके कहाँ तक? 47। फिर दूसरा 58 से लेके, है ना, कहाँ तक? 91 है। फिर 91 से लेके 96। फिर एक और बनेगा 123 से लेके 120। तो अब आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया। तो कुछ इस तरह से लॉजिक बनाना था। तो अब देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहाँ गलती कर दी? इसको डबल के अंदर देना पड़ेगा। अब ठीक है देखो। हर तरह से काम कर रहा है। लिख लो। समझ में आया कैसे करना था? तो बस अगर आपको अस्काई वैल्यू अगर पता है तो बस वही अस्काई वैल्यू का जो रेंज था वो आपको कंडीशन में देना था, है ना। अगर फंक्शन से अगर बनाते भी हो तो कैपिटल और स्मॉल और नंबर का तो बन जाएगा। स्पेशल सिंबल का कैसे बनेगा? हाँ। स्पेशल सिंबल का कोई फंक्शन तो होता ही नहीं है। तो गलत हो गया आपका तो। है। अगर फंक्शन यूज करते हो तो कैपिटल लेटर चेक कर सकते हो, स्मॉल लेटर चेक कर सकते हो, नंबर कर सकते हो। स्पेशल सिंबल का तो कुछ होता ही नहीं है। फेल कर जाएगा। तो तीनों असाइनमेंट सबको समझ में आ गया। ओनली इफ यूज करना था। तो इस तरह से आपको लॉजिक बनाना सीखना है।
इन सारे असाइनमेंट्स को बिना देखे फिर से आप लोग ट्राई करना है ना। सिंटेक्स पे आपको ध्यान देना होगा। हाँ जी, इतना हो गया। तो इसमें बस लॉजिक आपको कुछ नहीं लगाना था। बस लॉजिक आपको ये लगाना था कि आपका अगर कैरेक्टर 65 से 90 के बीच में होगा तो वो कैपिटल लेटर होगा। 97 से 122 के बीच में होगा तो स्मॉल लेटर होगा। 48 से 57 के बीच में अगर होगा तो नंबर होगा। और इस रेंज के बीच में अगर होगा तो स्पेशल सिंबल होगा। तो यही मैंने किया है कि अगर आपका कैरेक्टर 65 से 90 के बीच में है तो कैपिटल लेटर, 97 से 122 के बीच में है तो स्मॉल लेटर, 48 से 57 के बीच में है तो नंबर, और इस रेंज के बीच में है तो स्पेशल सिंबल। तो बस अगर आपको स्काई वैल्यू जो मैंने बताया अगर ये याद है तो उसी के बेस पे बस आपको लॉजिक बनाना था। समझ गए? तो ये स्काई वैल्यू फिक्स होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको स्काई वैल्यू याद रखना होगा। कैपिटल का कहाँ से कहाँ तक का रेंज होता है, स्मॉल का रेंज क्या होता है, नंबर का क्या होता है। ठीक है? हो गया यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? रन टाइम पे कोई भी आपको नंबर देना था और चेक करना था कि वो नंबर इवन नंबर है या नहीं है ना। यही था ना? तो रन टाइम पे मैंने एक नंबर ले लिया। रन टाइम पे एक नंबर ले लिया मैंने, और ये मैंने लॉजिक क्या लगाया, मॉडुलस। तो इतना आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में जब आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है, और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो ऑड होता है। तो यही तो लॉजिक लगाएंगे। किसी भी नंबर में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो मैसेज क्या दे दे, एन इज इवन नंबर, और अदरवाइज ऑड नंबर। तो ये तो आप लोगों ने बना लिया होगा, ऐसे ही बनाया था। तो अगर हमने 4 दिया तो इवन नंबर बता रहा है, और अगर मैंने 5 दिया तो ऑड नंबर बता रहा है। प्रॉपर काम कर रहा है? नोट कर लो।
तो इवन और ऑड का यही लॉजिक होता है कि किसी भी नंबर में जब आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है तो इवन होता है, और रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड होता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों पॉसिबिलिटी थी, तो हमें इफ इज यूज करना पड़ा। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, रन टाइम पे कोई भी आपको ईयर देना था और चेक करना था कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है, है ना। तो मैंने यहाँ पे वाई वेरिएबल में एक इंटर एनी ईयर ईयर ले लिया, और इसका लॉजिक क्या होगा, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर होगा। तो आपको पता है कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो यहाँ पे हम मैसेज क्या दे देंगे, इज लीप ईयर। जैसे हमने 2026 दिया, तो 2026 आपका ये क्या हो गया, यहाँ वाई देना था ना, तो 2026 मैंने दिया, बता रहा है नॉट लीप ईयर। हाँ, और अगर मैंने 25 दे दिया, 25 भी नॉट नॉट लीप ईयर था। 24 दो, 24 आपका लीप ईयर था। इसका मतलब अब 28 में लीप ईयर आएगा, है ना। जिसका भी फेब 29 का होता है वो लीप ईयर होता है, और जिसमें फेब 28 का होता है वो नॉट लीप ईयर होता है। हर 4 साल में एक बार आता है। क्लियर है। तो वन बाय वन सारे असाइनमेंट समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है आप लोगों को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, बन गया था। कैसे बनाया था, नहीं बना। हम्म, बना आपका। हाँ जी। हाँ, तो आपको फंक्शन यूज नहीं करना था, अगर मैं फंक्शन यूज कर लूँ स्वैप केस तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिकली लॉजिक बनाना था। तो इसके लिए लॉजिक बनेगा कैसे, ध्यान से सुनना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका स्काई वैल्यू से होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, पहले लॉजिक सोचो कैसे बनेगा ना। तो अभी मैंने बताया कि कैपिटल ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65। और इस 65 में अगर मैं 32 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, और 97, और 97 स्काई वैल्यू किसका होता है, स्मॉल ए। इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। ठीक। जैसे स्मॉल बी का स्काई वैल्यू कितना बताया मैंने, 98, है ना। और इसमें अगर 32 लेस कर दोगे तो कितना आएगा, 66, ये तो आएगा। और 66 किसका होता है, कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल लेटर में अगर मैं 32 ऐड कर दूं तो वो स्मॉल लेटर हो जाएगा।
और स्मॉल लेटर में अगर 32 में माइनस कर दूं तो कैपिटल हो जाए। तो बस यही लॉजिक आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आ गई बात समझ में? तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर के बीच में 32 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर कैपिटल लेटर में 32 ऐड कर दोगे तो वो स्मॉल लेटर बन जाएगा, और स्मॉल लेटर में 32 माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल लेटर। तो यही लॉजिक अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने रन टाइम पे अल्फाबेट इनपुट किया। अब उस अल्फाबेट को पहले मैं अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, ओआरडी का यूज करके, है ना। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इसकी वैल्यू 65 और 90 के बीच में अगर होती है तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर होगा। और कैपिटल लेटर में हमें करना क्या था, 32 ऐड करना था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसमें चला जाए और माइनस कर दे। ठीक। और इसके बाद अब जब मैं प्रिंट करके सी एच को डिस्प्ले करूंगा तो अभी आपका जो वैल्यू आएगा, अगर मैं कैपिटल बी देता हूं तो स्मॉल बी आना चाहिए, लेकिन वैल्यू आ रहा है। तो अब इस वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए अभी फंक्शन क्या लिखवाया था, सी एच आर। तो सी एच आर फंक्शन का काम क्या होता है, अस्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। तो अब आपका लॉजिक बन गया, ये देखो। तो कैपिटल बी दे रहा हूं तो स्मॉल बी, और अगर मैंने स्मॉल जी दिया, कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे लॉजिक बनाना था। आप समझ में आया? नोट कर लो। तो इस लॉजिक से अब आपको समझ में आ गया कि जो स्वैप केस नाम का जो मेथड बना है उसमें भी इंटरनली यही लॉजिक चल रहा होगा, जो हमें नहीं करना है ना। तो लिख लो। तो अब वन बाय वन असाइनमेंट सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना था। बस लॉजिक आपको समझना है। तो इन सारे असाइनमेंट्स को फिर से आप लोग बिना देखे फिर से ट्राई करना। दो तीन या चार बार जब करोगे तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया? कोई डाउट? चलो आगे देखो। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, बेसिक सैलरी वाला था ना। तो रन टाइम पे पहले तो मैंने बेसिक सैलरी इनपुट कर लिया, इंटर एनी बेसिक सैलरी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या था,
अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 25,000 अगर है, तो देन डीए कितना निकालना था? 10%। तो 0.1 मल्टीप्लाई BS, 10% हो गया। उसके बाद HRA कितना था? तो 0.2 मल्टीप्लाई BS। ये कितना था? तो 5 के लिए 6। क्या समझ में आ गया? और अगर आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी 25,000 या उससे बिलो होती है, तो इसमें चला जाए। तो इस केस में डीए कितना था? 5%। 5 था ना? HRA और टीए। उसके बाद मैं नेट सैलरी निकालूंगा। बेसिक सैलरी, डीए, HRA और टीए। और उसके बाद सबको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक। क्या समझ में आ गया? तो देखो प्रॉपर काम कर रहा है। क्या दे दिया मैंने? स्मॉल आएगा ना? तो 35,000 का 10% डीए निकाला, 20% HRA और 5% टीए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? और अगर मैंने 20,000 दिया, तो इल्स में चला जाएगा। तो प्रॉपर काम कर रहा है। नोट कर लो। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कैसे असाइनमेंट सॉल्व करने थे। तो अब आप लोगों को इफ और इल्स की प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है कैसे कैसे करनी होती है।
भी यहाँ तक। चलो, और नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? रन टाइम पे टेम्परेचर देना था, और चेक करना था कि वो टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे, और फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे देखो, इतना नोट डाउन कर लिया सबने? तो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर इनपुट ले लिया। अब टेम्परेचर हम फ्लूइड टाइप का लेंगे, इंटर एनी टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमें टेम्परेचर टाइप भी देना होगा। हम्म। इंटर टेम्परेचर टाइप। और टाइप में मैंने दे दिया कि या तो मेरे को कैपिटल सी देना है या कैपिटल एफ देना है। कैपिटल सी का मतलब सेल्सियस, और कैपिटल एफ का मतलब फॉरेनहाइट। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ टेम्परेचर का अगर टाइप इक्वल इक्वल टू अगर सी है, मतलब सेल्सियस है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दे? फॉरेनहाइट। ठीक। तो अब हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा। हम्म। सेल्सियस टू फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 9 डिवाइड बाई 5, टेम्परेचर प्लस 32, है ना? ये तो होगा। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करो। 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? प्लस। तो यही तो होगा। हम्म। और उसके बाद एफ, एफ का मतलब फॉरेनहाइट। ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई टेम्परेचर, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो होगा। क्या है? ऐसे कर लो। अब ठीक है। पैरेंथेसिस को आपको ध्यान देना होगा।
एक हट जाएगा ना। अब ठीक है। हम्म। ये तो होगा। अरे ठीक तो है। फॉर्मूला ये तो है आपका, 5 डिवाइड बाई 9, टेम्परेचर -32। अब आप क्या करो, इसको रन करके देखो, है ना। तो लॉजिक में मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना था। तो अगर मैंने दे दिया, और ये टेम्परेचर मैंने दिया है फॉरेनहाइट में, ठीक है। तो अब ये किस में कन्वर्ट कर दे, तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना। तो इसको राउंड फिगर करना होगा, है ना। तो राउंड फिगर करो। यहाँ पे आप क्या करो, एक राउंड वाला फंक्शन लगा लो। अब अब और अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस में दे दिया, तो प्रॉपर फॉरेनहाइट में आ रहा है। ये तो करना था। नोट करो। तो इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना था, बस मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, है ना। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो बस इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो रन टाइम पे पहले हम टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर टाइप में हमें देना होगा सी या एफ। तो अगर टेम्परेचर का टाइप अगर सेल्सियस होता है तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा, और अगर फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस में करेगा। कुछ इस तरह से इफ इसमें बनाना था। क्लियर हुआ। नोट कर लो। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि पैरेंथेसिस ओपन कितने होंगे, क्लोज कैसे होंगे, सिंटेक्स पे थोड़ा ध्यान देना है ना। राउंड फंक्शन अगर हम यूज नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद मल्टीपल डिजिट आ रहा था, और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि पॉइंट के बाद दो ही डिजिट शो करे, ठीक है। तो अगर हम राउंड फंक्शन यूज नहीं करेंगे, तो पॉइंट के बाद मल्टीपल डिजिट आ रहा था, तो उसको राउंड फिगर करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 दे दिया। जैसे मैं रन कर रहा हूं, अगर मैंने ये दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये राउंड फिगर में है, तो उसको आप 0 दे दो। अब 0 दे दोगे तो वो राउंड फिगर कर देगा। राउंड फिगर कर दिया। तो नोट कर लो। तो ये सब चीजें पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला असाइनमेंट पहले भी करवाया था। बस वहां पे हमने इफ एल्स यूज नहीं किया था, इसी प्रोग्राम को हमने दो अलग अलग बनाया था। एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का अलग प्रोग्राम बनाया था, और एक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का अलग बनाया था। तो वहां पे भी मैंने राउंड यूज किया था। अब उस दोनों प्रोग्राम को हमने एक ही प्रोग्राम से इफ एल्स से सॉल्व कर लिया। तो अब इस तरह से आपको 1 बाई 1 सारे असाइनमेंट समझ में आ गए, और दिया था कोई। हम्म।
तो अब इन सब असाइनमेंट से अब आपको आइडिया लग गया कैसे कैसे if else की प्रोग्रामिंग करनी होती है। कोई डाउट? तो ये सारे जितने भी मैंने असाइनमेंट्स कराए हैं एक बार दोबारा से आप बिना देखे ट्राई करना। तो अब आपको इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया। तो इतना आज आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट मंडे में, कमिंग मंडे में फिर आगे नया वाला असाइनमेंट स्टेटमेंट करेंगे। अब हमें टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट देखना है, नेस्टेड देखना है, इफ इलिफ इज देखना है, और मैच केस देखना है। तो अब मंडे वाली क्लास में फिर आगे वाले स्टेटमेंट करेंगे, फिर उस पे बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा, है ना। तो ये सारा आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना। चलो अब नेक्स्ट मंडे करेंगे।